आज हमने पढ़ी थी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। पहले हमने बात की थी कि अगर हमारी कोई भी हमारा एल्गोरिदम है, उसका जो एक इक्वेशन हमने बनाई थी, ठीक है, उस इक्वेशन में जो ऐसा पोलिनोमियल होता था जो हायर डिग्री का होता था, हम सिंपली कहते थे कि ये हमारा ओ ऑफ एन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी, अगर वो एन स्क्वायर की फॉर्म में होती, ठीक है, एन स्क्वायर या एन क्यूब की फॉर्म में होती थी, तो हम ये कहते थे कि ओ ऑफ एन स्क्वायर है, या लाइक ओ ऑफ एन क्यूब है। इस तरह से हम कोई भी एक टर्म में डिफाइन कर देते थे हाईएस्ट वैल्यू के साथ। अच्छा, अब इसको बाकायदा तौर से मैथमेटिकली किस तरह से करना है, वो हम हमारी जो इक्वेशंस कहलाती हैं, ये हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। बेसिकली एसिम्प्टोटिक का मतलब ये है कि एक ग्राफ के ऊपर वो लाइंस या वो कर्व्स आपके जो के ग्रो करें जब, ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्लोजेस्ट पहुंच जाएं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये कि आपके दो कर्व्स या लाइंस जब ग्रो करें तो वो क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट होते जाएं, बट वो मिले नहीं आपस में। ठीक है, जैसा हम कुछ कहते हैं कि कुछ जो मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं उसमें हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली लगाते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है, ठीक है, बट वो इक्वल नहीं होता है। अच्छा, तो इसको डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं, इसको हम थीटा से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह बनती है कि अगर आपका एक फंक्शन है जी ऑफ एन, जो कि आपका कह लो एक मेजर फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर आपने कहा कि मैंने कुछ एल्गोरिदम्स लिखे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक एल्गोरिदम लिखा, मैंने दूसरा एल्गोरिदम लिखा, ठीक है, मैंने तीसरा एल्गोरिदम लिखा। मैंने नहीं लिखा, अब ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने लिखे। ठीक है, अब हमें उसका टाइम कैलकुलेट करना है कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, सो सब एल्गोरिदम लाजमी बात है कोई फंक्शन एफ परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा, तो जी ऑफ एन जो है ये हमारा एक, आप कह लो कि एक बड़ा सेट है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे एफ ऑफ एन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज वन, दिस इज टू, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारा मिलके क्या बनाएगा, जी ऑफ एन। अब उसकी कंडीशंस क्या हैं कि आपका जो जी ऑफ एफ ऑफ एन होगा ना, ठीक है, जो हमारा एल्गोरिदम जो हमने लिखा है, जो फंक्शन हमारा होगा, वो अगर हम हमारा जो जी ऑफ एन है उसमें से एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारा फंक्शन उससे बड़ा होना चाहिए। इसी तरह एक और कांस्टेंट को जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारा छोटा होना चाहिए। मतलब हम ये एक ऐसा फंक्शन निकाल रहे हैं जो कि किसी एक रेंज में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब इस रेंज की और ये लिमिट वगैरह की, इसको हम आगे इसी चीज़ को सारे को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक जो बेसिक सी आपकी वो बन रही है, क्या कह लो, एक स्टेटमेंट बन रही है, वो ये है कि आपका जो फंक्शन है वो लाई कर रहा होना चाहिए बिटवीन टू फंक्शंस विद डिफरेंट कांस्टेंट्स। अब ये हमारे पास कांस्टेंट क्या है, सी वन सी टू, ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। ये क्या है ये हम आगे निकालेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे पास एन नोड। अब एन नोड वो मिनिमम वैल्यू है जहाँ से हमने अपनी या मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ है जहाँ से हमें अपना एल्गो स्टार्ट करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉर्टिंग कोई दो उनके बीच में होगी। ठीक है, या आप बहुत ही सिंपल सा फंक्शन ले लें जिसमें एल्गो ना भी इंक्लूड हो, जिसमें आपने लेट से आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एवरेज लेना है। ठीक है, तो एवरेज के लिए लाजमी बात है कि यू मस्ट हैव टू वैल्यूज, ए और बी। ठीक है, इन्हीं के ऊपर आप एवरेज लोगे ना, इसके बगैर तो नहीं ले सकते। तो आपके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास मिनिमम जो नंबर ऑफ इनपुट्स होनी चाहिए वो टू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डिफाइन करेगा कि आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होनी चाहिए, और मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है, वो एन नंबर्स हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एन, ये बिलोंग करेगा थीटा ऑफ एन से, इफ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है,
ओके, एक और बात कि हमारा जो फंक्शन ऑफ एन है और फंक्शन ऑफ जी है, दे आर एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट नहीं है, एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है। ओके, दिस मीन्स दैट दे हैव एसेंशियली द सेम ग्रोथ रेट ऑफ लार्ज एन। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा फंक्शन जी ऑफ एन ग्रो कर रहा है, उसी हिसाब से हमारा एफ ऑफ एन भी ग्रो करना चाहिए। ठीक है, तभी वो एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे। अब ये किस तरह से होता है, इसको थोड़ा ग्राफ में देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो बनी हुई है, और एक ये वाला कर्व है। ठीक है, अब ये कर्व को आप जितना मर्जी ग्रो कर लो, ठीक है, जितना मर्जी ग्रो कर लो, और इस लाइन को भी जितना मर्जी ग्रो कर लो, ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं। ऑल्दो इनका जो डिस्टेंस है आपस में वो इतना थोड़ा रह जाएगा कि 0.000 समथिंग, ठीक है, इतना थोड़ा डिस्टेंस भी रह सकता है, लेकिन ये कभी मिलेंगे नहीं। तो इस तरह की नोटेशंस, और इसके अलावा जो ये हमारा कर्व बन रहा है, ठीक है, दिस इज द सेम थिंग। यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेट लाइन है, और एक मिनट, ओके। तो अब ये भी ग्रो करते जाएंगे, बट ये एट द एंड फिर भी आपस में जो है ना वो मर्ज नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब अगर मैं वैसे ही कहूँ कि मैंने वैसे ही इसमें से ओ ऑफ एन निकालना है, ठीक है, तो इस इक्वेशन में से देखते हैं, तो उसमें से हमें पता है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है इस वक्त। ठीक है, इसको हम कह देंगे ये एन स्क्वायर है। अच्छा, सिमिलरली इस पूरी इक्वेशन में से बड़ी वैल्यू ये है। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में से ये है, इस पूरी इक्वेशन में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है बेसिकली, ओके, सो अब ये तीनों इक्वेशन, ये चारों इक्वेशंस जो हैं, ये एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट हैं, हम इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सबसे बिग वैल्यू है, या सबसे जो बड़ा पॉलिनोमियल है हमारे पास, वो सेम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें से एक एग्जांपल को हम आगे लेके चलेंगे, बट अभी हम एक और चीज़ की बात करते हैं। पहले हम जितने भी एल्गोरिदम्स कर रहे थे, हम जितने डेटा स्ट्रक्चर्स कर रहे थे, उनमें भी ज़ाहिर है वो एल्गोरिदम्स ही यूज़ हो रहे हैं, उनकी जो बेस है। तो उसमें हम लोग क्या चीज़ देख रहे थे, वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस देख रहे थे। सिमिलरली हम ये जो मैंने आपको बताया था, ओ ऑफ एन देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम बिग ओ भी बोलते हैं। दिस इज द वर्स्ट केस। और वर्स्ट केस को डिस्कस करना क्यों इतना ज़रूरी है, वो इसलिए कि आपने जब भी कोई एल्गोरिदम लिखा है, उसको आप बेस्ट केस तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत कम हो आपके पास डेटा जो हो वो सॉर्टेड फॉर्म में हो, और भी बहुत सारे बेस्ट केस हो सकते हैं। लेकिन असल चीज़ का पता ही सब चलता है जब उसके पास एक ऐसी सिचुएशन आए, ठीक है, जो कि सूटेबल सिचुएशन नहीं है। तो उसी में हम देख सकते हैं कि हमारा एल्गो जो है वो कितना अच्छा है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है लोअर बाउंड, एक होता है अपर बाउंड। अब अपर बाउंड जो होता है वो हमारा बिग ओ होता है, दैट इज द वर्स्ट केस। ठीक है। अच्छा, अभी क्या चीज़ें ये भी मैं डिफाइन करती हूँ। अच्छा, जो लोअर बाउंड है, दैट वी विल डिस्कस लेटर, उसमें है हमारा ओमेगा। ठीक है, और ये बेस्ट केस है। अच्छा, अपर बाउंड की तरफ दोबारा आते हैं। अब है क्या आपके पास, बेसिकली इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, ये आपका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ बेसिकली ओ ऑफ एन होता है। ठीक है, अब आपकी कोई ऐसी एक अपर लिमिट है, जो कि लेट से यहाँ पर आके ऐसे हो जाती है, से कोई भी एक इक्वेशन बन रही है, तो और एक एक जो है वो आपकी लोअर लिमिट है। ठीक है, अब क्या है कि इस रीजन के बीच बीच रहते हुए आपका जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये एक तरह की लिमिट बन गई। ठीक है, ये आपके पास अपर लिमिट होगी और ये आपके पास लोअर लिमिट होगी। ना तो इससे आपका फंक्शन एक्सीड कर सकता है, और ना ही जो है अपर बाउंड से आपका फंक्शन एक्सीड कर सकता है।